स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 12 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम या तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। इस क्वेश्चन के बारे में और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो क्या चीज़ याद रखनी है, इसको किसके अंतर्गत बनाया गया है, इसका फाउंडेशन किसके अंतर्गत की गई है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है ये भी देख लेते हैं। तो पुडी मडक्का नियर विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के अंदर ये पुडी मडक्का जगह है, इसके पास में की गई है 8 जनवरी 2025 में। द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इज़ बीइंग सेटअप बाय एनटीपीसी। तो ये किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है? एनटीपीसी के द्वारा सेटअप किया गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई लगी है इसमें? कुल लागत लगी है 1,85,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। दिस हब विल प्रोड्यूस 1500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। इसके द्वारा 1500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी पर डे में, एक दिन में। ग्रीन हाइड्रोजन प्रेफर्स टू स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? एक तरीके से हम किसको रेफर कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के मतलब से? तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने की बात को ही हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बनाना कह रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने की जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज जनरेटेड फ्रॉम। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस इसको चलाने के लिए, उसके लिए हम जो एनर्जी का यूज़ करते हैं वो करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि अच्छे ऊर्जा जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके स्रोत हो सकते हैं जैसे कि पानी, सूरज, हवा आदि। अब बात हाइड्रोजन की हुई है, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी है? तो ये मिराई है, टोयोटा कंपनी की है ये। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहाँ होगा? तो झारखंड के जमशेदपुर में होगा। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो ये हरियाणा में शुरू हुई, नाम है इसका वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन जिसका नाम है H2ICE ट्रक, ये किसने बनाया? तो रिलायंस कंपनी ने बनाया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो असम में शुरू हुआ। किसके द्वारा चालू किया गया इसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको चालू किया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित की है? ये तो स्थापित की है मुंबई में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? तो हेनरी कैवेंडिश हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो इसके समस्थानिक होती हैं 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होती हैं? 3 होते हैं। क्या नाम है उनके? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया था। गुजरात के हजीरा में लार्सन टुब्रो ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया। गेल जो कंपनी है, महारत्न कंपनी है, तो ये गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश की विजयपुर शहर में स्थापित किया। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रही? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, या पारंपरिक ज्ञान से AI है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड।
एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ अब की बार के विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम रही है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। फिर 2006 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को हर साल यह दिन मनाने की घोषणा की। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 14 सितंबर को। बट अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मना रहे हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना रहे हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये 10 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। और जो आखिरी वाला हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो फिजी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फिजी में। फिजी एक अलग देश है, फिजी में हुआ है 2023 का। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये गगन गिल को मिला। उनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए, उनकी जो कविता है मैं जब तक आई बहार, इसके लिए उनको हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसको? गगन गिल को। तो ये भी आपको याद रखना है। अब डेज देख लेते हैं जो हमने जनवरी में मनाए हैं। तो पहला तारीख को हमने यानी कि 1 जनवरी को हमने क्या मनाया? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया। और इसी दिन को हमने एक और दिवस मनाया। वो कौन सा था? DRDO दिवस मनाया। तो DRDO स्थापना दिवस होता है 1 जनवरी को ही, ये भी याद रखना है आपको। इसके साथ ही 2 जनवरी को हमने क्या मनाया? इंट्रोवर्ट डे मनाया, विश्व इंट्रोवर्ट डे मनाया। 4 जनवरी को हमने क्या मनाया? तो 4 जनवरी को हमने मनाया विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया? विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को हमने राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया, नेशनल बर्ड डे मनाया। 6 जनवरी को हमने गुरु गोविंद सिंह जयंती दिवस मनाया, जिसको हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। 6 जनवरी को ही हमने विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया। तो जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अनाथ हो गए थे विश्व युद्ध के दौरान, तो उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। 8 जनवरी को हमने क्या मनाया? अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेशन डे हमने 8 जनवरी को मनाया। 9 जनवरी को हमने क्या मनाया? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। तो ये गांधी जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई, इसका नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 है, इसकी 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी अभी शामिल हुई है। इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है वागसीर, वागीर, वेला, करंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वागसीर। तो जो पनडुब्बी वागसीर है इसको शामिल किया गया है और इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हुआ है। चाहिए इसके बारे में और देख लेते हैं। तो 9 जनवरी को प्रोजेक्ट P-75 की 6वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर नौसेना को सौंप दी गई है। किसने बनाया इसको? तो मुंबई के मजगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया इसको। वागसीर उन्नत स्टील्थ फीचर्स जैसे कि ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन से लैस है। स्टील्थ फीचर के चलते पनडुब्बी को रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाले तकनीकों से भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसकी कुछ खासियतें, खासियत क्या हैं कि इसको रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाली तकनीकों से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम हैं। साथ ही ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी जुटाने में, निगरानी समेत कई कामों को करने में सक्षम है। साथ ही ये 6 पनडुब्बियों में कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं जो निर्माण की गई प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत? वो कौन कौन सी हैं? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागी। ये तो 5 हो गई जिनका अभी तक निर्माण हो चुका था और इनको शामिल कर लिया गया था। अब जो रह गई थी वो कौन सी थी? वागसीर, जिसका अब निर्माण हो चुका है और इसको अब शामिल कर लिया गया है। और देख लेते हैं, ऐसे जैसे प्रोजेक्ट 75 है ऐसे और भी प्रोजेक्ट थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक प्रोजेक्ट था हमारा कौन सा? प्रोजेक्ट नंबर 15B। भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ, इसके अंतर्गत क्या था? 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने थे। इनका नाम क्या था? INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। तो ये किसके अंतर्गत बनाए गए थे? ये तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए गए थे। तो अभी यह तीसरा तैयार हुआ है, INS इम्फाल तैयार हुआ है, ठीक है। तो अभी INS सूरत रह गया है। तो जो भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया।
या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने के लिए मिसाइल से लैस होगा। तो जो ये होगा जिसको बनाया जा रहा है AINS इम्फाल को, तो इस पर क्या होगा, आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी तैनात होगी। प्रोजेक्ट 15A क्या है? जैसे प्रोजेक्ट 15B है, इसके अंतर्गत 4 स्टील गाइडेड मिसाइल लगाई गई, तैयार करने को कहा गया है इसमें। और प्रोजेक्ट 15A क्या है, इसमें 3 जहाज बनाए जाएंगे। 3 जहाज बनाए गए, कौन कौन सी हैं? INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 15B में 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय तैयार किए गए। प्रोजेक्ट 15A में क्या है, इसमें 3 जहाज तैयार किए गए। ऐसी प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पियो क्लास की सबमरीन बनाई गई। तो ये सारी बन चुकी हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। तो ये इन्फॉर्मेशन ही आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं, आपको याद रखनी है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी INS साल्की है। इसको किसने बनाया? तो मचगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने बनाया। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ये कौन है? ये कौन सी है? तो INS कलवरी है। तो पहली कौन सी है? INS कलवरी है। लास्ट वाली कौन सी है? वागसीर है। ठीक है, स्कॉर्पियन के बारे में तो पढ़ा था अभी हमने। तो पहली वाली कौन सी बनी थी स्कॉर्पियन क्लास की? तो INS कलवरी बनी। और लास्ट वाली कौन सी बनी है? तो INS वागसीर बनी है। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 किसके निर्माण से संबंधित है? तो सबमरीन के निर्माण से संबंधित है। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट कौन सी है? तो ये INS अर्नाला है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने थे। चलो अब बात हुई है डिफेंस से रिलेटेड बात हुई तो देख लेते हैं, जो आर्मी चीफ वगैरह हैं हमारे उनके बारे में देख लेते हैं। तो आर्मी के चीफ कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवल चीफ कौन है हमारे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? तो अमरप्रीत सिंह हैं। नेवल की कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। इंडियन एयरफोर्स के अगर वाइस चीफ की बात करें तो ये कौन है? सुजीत पुष्पाकर धारकर हैं। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ की बात करें तो ये राजा सुब्रमण्य हैं। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवल डे 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 1.5 लाख। तो कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को, किसको? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? तो उनको 1.5 लाख रुपए का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लेबनान देश में नए राष्ट्रपति चुने गए, इनका नाम क्या है आपको बताना है। फ्रांसवा बायरू, लॉरेंस वोंग, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोसेफ ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो जोसेफ ऑन जो हैं लेबनान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और लिख रखी हैं, वो भी आपको ध्यान देनी है। क्या है? अगर हम लेबनान देश की बात कर रहे हैं तो लेबनान देश की जो कैपिटल है वो क्या है? तो कैपिटल है बैरूत और यहाँ की करेंसी जो है वो है लेबनानी पाउंड। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। जो करंट में रहती है कंट्री उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, तो आपको याद रखना है। पनामा के राष्ट्रपति कौन बने? जोस राउलो मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फोस्टर डॉटेर। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के PM कौन बने? जुडिथ सुमिनवा तुलका। सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने? बासिरो डीमोफाई। पुर्तगाल के PM कौन बने? तो लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने? तामस सुल्याक। पाकिस्तान के PM कौन हैं? तो शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबुवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो अहमद अबद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? ओल्जास बैक्टिनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने? अलेक्जेंडर स्टर्ब। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी प्रेसिडेंट और PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, ये हमने देखी। हाल ही में किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री माउंट एबू वॉल्केनो एरप्टेड? जापान, इंडोनेशिया, USA, इटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो माउंट एबू ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुआ इसका? तो ये इंडोनेशिया में हुआ।
इंडोनेशिया की बात हुई तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? जकार्ता है। इसकी जो कैपिटल है जकार्ता है। इसको अब बदल के क्या कर दिया गया? नुसंतारू कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? बोर्नियो द्वीप पर है ये। अगर यहाँ पर बात करें हम तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है? तो आसियान जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जकार्ता में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें करेंसी की तो करेंसी क्या है यहाँ की? तो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट हमने देख ही लिया, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रबोवो सुबियांतो। रिपब्लिक डे पर 2025 का जो हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे जो होगा उसमें जो चीफ गेस्ट बनकर आएंगे तो वो चीफ गेस्ट बनकर आएंगे प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, हमने हाल ही में पढ़ा था, तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया पूर्ण तरीके से? तो इंडोनेशिया बन गया है। 10वां वर्ल्ड वाटर समिट 2024 ये कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में हुआ। अब ज्वालामुखियों की बात हुई है तो देख लेते हैं ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रिसेंट ईयर में, जो भी क्वेश्चंस या जिनमें वॉल्केनोस में एरप्शन हुआ है उनको देख लेते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये इटली के लिपारी द्वीप पर है। इटली में हमें एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर देखने को मिल जाता है। विशुवियस ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार पर देखने को मिल जाता है हमें। क्लेयू ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी, ये हमें हवाई द्वीप पर देखने को मिल जाता है। और हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? यूएसए का है। क्राकोतुआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, सुमेरु ज्वालामुखी, ये किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। और देख लेते हैं ज्वालामुखी फुटने पर शीर्ष पर जो गड्ढा बनता है, यानी कि उसके हेड पर सबसे ऊपर जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी विवर कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? कोई ज्वालामुखी है, तब ये विस्फोट होता है इसमें से एक तरीके से, तो फिर फुट कर ये अपने ऊपर ही गिर जाता है। फिर उसके बाद में कंडीशन क्या बनती है कि जो ज्वालामुखी है ये बन जाता है एक तरीके से, इसका मुहाना बन जाता है। मुहाने को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये है ओजोस डेल सलाडो, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर, इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह सागू, मनीष सिंघल, वी रामा सुब्रमण्यन या फिर ओपी सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओपी सिंह। तो हाल ही में ओपी सिंह, क्या नाम है? ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखना है किसको नियुक्त किया गया है? ओपी सिंह को। अब बात हुई है कुछ नियुक्तियों की, तो कुछ नियुक्तियां और देख लेते हैं जो पुलिस और कोई आर्मी वगैरह आर्म फोर्स में जो नियुक्ति हुई हैं ऊंचे पदों पर, उनको देख लेते हैं। अमृत मोहन प्रसाद, इनको सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी, ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। विपुल कुमार सीआरपीएफ के, राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के, बी श्रीनिवासन एनएसजी के, आलोक शर्मा एसपीजी के, राहुल रजकोत्रा आईटीबीपी के, गुरबीर पाल सिंह ये एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल परमेश सिंह मणि, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। पीयूष आनंद, ये एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। मनोज यादव की बात करें तो ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन? मनोज यादव। राजेश निर्वाण, ये होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। असम राइफल्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? विकास लखेरा बने हैं। अनुराग गर्ग, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एयर चीफ मार्शल हमने देख लिया, अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। नेवल चीफ कौन है हमारे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आर्मी चीफ कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी करता है? WHO, IMF, यूनाइटेड नेशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी करता है। अब बात यूनाइटेड नेशन की हुई है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ पर हुई थी? तो ये याद रखना जरूरी है, कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 193 हैं। जो लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा था वो साउथ सूडान था। कौन था? वो साउथ सूडान था। इसके सिक्योरिटी जनरल कौन हैं? तो एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगीज़ है एक। और फर्स्ट जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रीतिश नंदी का निधन हो गया, वह कौन थे? फिल्म मेकर, डांसर, सिंगर, साइंटिस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म मेकर। ये एक फिल्म निर्माता थे प्रीतिश नंदी। ये कौन थे? एक फिल्म मेकर थे। इनको इनके कार्य के लिए पद्मश्री दिया जा चुका है 1977 में। एक बार इनको कर्मवीर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कर्मवीर पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2012 में। तो ये था प्रीतिश नंदी के बारे में। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।